बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद करीम साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा है कि जब करप्शन होती है तो मुल्क के अखलाक की तबाही आती है। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ तारीख़ी हवाले भी दिए और कौम को हौसला देने की कोशिश की है, इसका जिक्र करेंगे। इसके साथ साथ अपोजिशन का हम जिक्र करेंगे। बिलखसूस आज अपोजिशन में हमें बैक वक्त दो सूरत हाल देखने में आई है। एक तो पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो अहम रहनुमा थे दोनों जमातों के, वो इकट्ठे हुए, बल्कि आला क़यादत इकट्ठे हुई और उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया है कि वो हुकूमत को टफ टाइम देंगे जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हुई है। दूसरी जानिब कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने अटैक किया मुस्लिम लीग नून पर और उन्होंने कहा है कि अगर नून लीग चाहती है कि वोट को इज़्ज़त दो, इस नारे पर वो कायम रहना चाहते हैं, तो फिर वो बैकडोर राब्ते ख़त्म करें। जिसके जवाब में हाफिज़ हमदुल्ला जो कि PDM के सरकर्दा रहनुमा भी हैं, JUIF से भी आपका ताल्लुक़ है, उन्होंने भी उस पर रिस्पॉन्ड किया है। इस पर भी बात करेंगे कि बैक वक्त अपोजिशन में दोस्ती और लड़ाई हमें देखने में मिली है। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि मुल्क में इस वक्त डेंगू के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है और उस पर जुल्म ये है कि डेंगू की दवा इस वक्त पंजाब में नायाब हो चुकी है। इस हवाले से बात करते हैं। सज्जाद तरीन साहब, सबसे पहले तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर बड़ी पुरमगज़ गुफ्तगू की है तकरीब में और उन्होंने कहा है कि जनाब क्या होता है जब करप्शन होती है, उसके क्या नताइज मुआशरे पर पड़ते हैं, क्या सूरत हाल पैदा होती है। और फिर उन्होंने कहा कि सिर्फ 60 की दहाई ऐसी थी जिसमें मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा था, तो इस वक्त जो सूरत हाल उसके बाद फिर करप्शन में इजाफा हुआ और आज हम इस दहाने पर पहुँच गए हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जनाब पिछले 3 साल से इक़्तिदार में हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 3 सालों के दौरान अभी तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं दिया जिससे हम कहें कि इस मुआशरे से करप्शन ख़त्म होने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। आप ये देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने करप्शन का नारा ही लगाया था। करप्शन के कहने पर वो उन्होंने कहा जी करप्शन करप्शन करप्शन, और करप्शन ही कहते रहे और आवाम उनको इसलिए वोट दी कि जब वो आएंगे और करप्शन का ख़ात्मा करेंगे। ठीक है, जो कुछ वो कहते रहे अवाम ने माना कि जी ठीक है, अब वोट। 3 सालों के दौरान आप देखें कि करप्शन के ख़ात्मे के लिए कौन सा ऐसा इक़दाम किया है जिस इखलाकियात का आज वो दर्स दे रहे थे कि ये हमने किया है। जनाब 4 आदमी हमने अपने भी लटका दिए हैं। क्या चीनी स्कैंडल यहाँ पे हुआ, जहांगीर तरीन साहब और बाकी ग्रुप, गंदम स्कैंडल हुआ, कुछ हुआ किसी के ख़िलाफ़, कम अज़ कम वो जो सिफारिशात आई थी कमेटियों की, कमीशंस की, उन पर ही अमल दरामद कर लिया जाता। अच्छा जी, क्या हुआ? कोई ज़ीरो। उसके बाद पेट्रोल स्कैंडल आया, उसमें ज़ीरो। मेट्रो के KP पेशावर, उसके इंक्वायरी हुई, क्या हुआ? ज़ीरो। परवेज़ खटक साहब के ख़िलाफ़ इंक्वायरी थी, वो अब नैब को बंद करने की दरख्वास्तें दी जा रही हैं। तो इस तरह नहीं होता। फॉरेन फंडिंग केस था जी, दुनिया के ऐसा नहीं होता कि दुनिया में आप ये समझेंगे जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो कुछ मैं समझता हूँ वो ठीक है और बाकी सब चोर है। ऐसा नहीं है। ठीक है, देखें, पाकिस्तान एक आइन के मुताबिक चलता है। इस आइन में अदालतें हैं, करप्शन ख़त्म करने के इदारे हैं, करप्शन पकड़ने के इदारे हैं, नैब है। 3 साल से किसी एक आदमी के, मियाँ नवाज शरीफ, आसफ़ अली ज़रदारी, फरियाल तालपुर से खुर्शीद शाह तक, शायद खाकान अब्बासी, और मैं नाम लेना शुरू करूं पॉलिटिशियंस के तो शायद टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। आप ये बताएं, इन 3 सालों में किसी एक के ख़िलाफ़ अदालत में एक पाई भी इन्होंने साबित की है कि जी ये इनकी करप्शन इन्होंने की थी और ये पैसे थे? नहीं, ये तो नैब का काम है ना, नैब जाके साबित करे। अब नैब का इदारा है, वो अगर कार्रवाई कर रहा है। आपने जैसे जिक्र किया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने देखें दाएँ बाजू के तौर पर काम किया है जहांगीर तरीन साहब ने PTI के लिए, और PTI के लिए बहुत तगोदाव की है। हुकूमत साजी में बड़ा उनका बुनियादी किरदार था। उन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट भी की, मॉरल सपोर्ट भी की। लेकिन जब ये करप्शन का मामला आया तो वज़ीर-ए-आज़म ने तो इन्वॉल्वमेंट नहीं शो की। PTI से उनको अलहदा कर दिया, कमीशन बनाया। अब उसके बाद इदारों का काम है कि वो काम करें। नहीं, इदारे जो हैं वो मेरे और आपके मतहत हैं। अदारे किसके? वो तो आज़ाद हैं। वो वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं वो इदारे आज़ाद हैं, वो करें तहकीकात। जो है वो शेख रशीद साहब के मतहत नहीं है। FIA वज़ारत दाखिला के मतहत नहीं है। यकीनन है। क्यों नहीं वो शेख रशीद साहब को कहते हैं कि इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है? मैं ये नहीं कहता कि जहांगीर तरीन साहब को उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए या उन पर कोई किया जाए, लेकिन कौम को तो बताया जाए ना। वो FIA की जो रिपोर्ट है वो कौम के सामने तो लाई जाए कि जी ये रिपोर्ट है। वो जो गंदम कमीशन बनाया गया था, वो पेट्रोल कमीशन जो बनाया गया था, उनमें जो सिफारिशात आई हैं वो तो कौम के सामने रखी जाए ना कि ये सिफारिशात हैं, इस पर ये अमल दरामद होगा। अब फिर
चीनी देख लें कहाँ चली गई है। तो इस तरह नहीं है कि आप कहें हम रियासत, आप मुझे बता दें रियासत मदीना में कोई ऐसा हुक्मरान था जिसके इर्द गिर्द जो हैं या जिसकी मजलिस में चोर और करप्ट इल्ज़ामात के लोग बैठे हों कि जिन पर ये इल्ज़ाम हो कि जी ये तो चोरी में मुलव्वज़ है और वो उनका एडवाइज़र हो। आप बताएं, एक आप तो रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं ना, मियाँ नवाज शरीफ और आसफ जरदारी साहब ने तो रियासत मदीना की बात नहीं की थी ना। रियासत मदीना के तर्ज पर हुकूमत तो ये चलाना चाहते हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। तो खान साहब को पहले ये चाहिए कि इखलाकियात का दर्स वो हर तकरीब में देते हैं, लेकिन इखलाकियात को बनाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि कानून क्या है, अपने जो 2-4 लोग हैं उनकी भी तो कुर्बानी देना। फिर ये कहें कि आज जहांगीर खान मेरे साथ था, उसने हुकूमत बनवाई, लेकिन चीनी स्कैंडल में मुलव्वस था तो आज जेल में है। कोई और है उनके साथ जी फलां साहब हैं तो वो भी जेल में है। ऐसा तो कोई नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा, आप बताएं कि रियासत मदीना में किसी ने ये कहा कि फ़लाना आदमी जो है वो सबसे बड़ा डाकू है और फिर उसको हुकूमत में आप अपने साथ शामिल कर लें? क्या ये रिकॉर्ड पर नहीं है कि परवेज़ इलाही जो है वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो आजकल आपका पंजाब का स्पीकर है? तो ये प्राइम मिनिस्टर पहले अपनी इखलाकियात नहीं, ये परवेज़ इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, ये आप वज़ीर आज़म इमरान खान की पुरानी स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं, रिकॉर्ड पे है। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा ना कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज़ इलाही है, ये इमरान खान साहब ने कहा और आज वो उनका स्पीकर है। पहले आप अपने तो करें, चलो दूसरों को नहीं आप पकड़ सकते, अपने तो इनको ओहदों से तो अलहदा करें ना कि बाबा ये डाकू हैं, ये चोर हैं, इनको हम नहीं लेंगे। MQM के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान क्या कहते रहे? MQM उनके साथ है। शेख रशीद के बारे में क्या कहते रहे? TV पे उन्होंने कहा, उनका क्लिप मौजूद है, आप देखें कि अल्लाह मुझे शेख रशीद जैसा जो सियासतदान ना बनाए। आज वो शेख रशीद उनके साथ है, बल्कि उनका राइट हैंड है। देखिए शाम उनके साथ वज़रा की तब्दीली तो सजाद तरीन साहब करते रहे हैं ना। जब भी कोई शिकायत आती रही हैं, आपको याद है एक परफॉर्मेंस बेस्ड फार्मूला आया था, वज़ीर आज़म ने कहा था कि हर 3 महीने की कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारतों के हम फैसले करेंगे। तो उसके बाद हमने देखा कि कई मरतबा वजारत इत्तलात को देख लें, कई मरतबा इसमें तब्दीली हुई, तर्जुमान पंजाब हुकूमत की तब्दीली होती रही, बाकी तब्दीलियाँ हमारे सामने हैं, वो भी उनके अपने लोग थे। और हत्ता कि खुद PTI के बहुत से लोग इस बुनियाद पर वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं कि जनाब हम चूँकि पुराने लोग थे। असद उमर साहब का वज़ीर ख़जाना का मामला हमारे सामने है, वो भी PTI के पुराने आदमी हैं, मगर उसके बावजूद तब्दीली तो लाई गई है ना। असद उमर साहब को तो उन्होंने तब्दील किया इस बात पर कि वो एक मुल्क के नाकाम वज़ीर ख़जाना थे, इस बार तब्दील किया। फिर वो पीपल्स पार्टी के जिनको उन्होंने कहा चोर हैं, डाकू हैं, ये दूसरे वज़ीर ख़जाना भी तो उन्हीं चोरों डाकुओं के रखे हुए हैं ना। लेकिन एक्शन तो लिया गया ना। नहीं, एक्शन कोई बंदा करप्शन केस में उसी तरह अंदर हुआ है जिस तरह नवाज शरीफ हुआ है, जिस तरह शहबाज शरीफ गए हैं, हमजा शहबाज गए हैं, खुर्शीद शाह गए हैं और सारे लोग गए हैं। कोई मुझे बता दें जी हुकूमत का अलीम खान के अलावा कि कोई गया जिस पर भी जो या एक आधा वो और मिनिस्टर है पंजाब में जो पहले मिनिस्टर थे वो उनमें से, बाकी तो नहीं गए ना जो मेन चीज़ों में थे। वो दानिश साहब कहाँ गया? वो दानिश गौर साहब जो थे पेट्रोलियम वाले, वो कहाँ गए? सही है, दानिश साहब। ठीक है, फिर आप ज़ाहिर हवाला देंगे कियानी साहब का, कियानी अद्वियात स्कैंडल का। वो मिर्ज़ा साहब कहाँ गए? जफ़र मिर्ज़ा साहब जिन्होंने मार्क्स रातों रात भेज दी। और लेकिन कियानी साहब की भी मिसाल तो है ना, हटा तो दिया गया ना, वजारत से हटा दिया गया। वज़ीर आज़म का काम है वजारत से हटा दें, आगे अदालतों का काम है कि वो देखें। सियासत में देखें, सियासत में जो पार्टियाँ होती हैं उनके जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो वज़ीरों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। क्या कमाल किया कि वजारत से हटा के उनको पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया। आपको पता है कि सेक्रेटरी जनरल जो होता है वो पार्लिमानी निज़ाम में सबसे ताकतवर आदमी होता है चेयरमैन के बाद। लेकिन तरीन साहब प्रैक्टिकली आप देखते हैं वजारत होती है, ये सब वजारत की दौड़ में लाइन में लगे होते हैं। किसी भी जमात का कोई भी MP MNA हो सर, वो बात ये है कि आप एक ही वजारत में इतने छक्के मार लेते हैं एक ही दफ़ा कि फिर आपको मज़ीद ज़रूरत नहीं रहती। आप जहाँ भी रहते हैं वो इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी, इंक्वायरी नहीं हुई। वो जो कीमतें बढ़ी हैं दवाइयों की, वो दवाइयाँ जो गरीब आदमी ख़रीदते हैं आप उनसे पूछें कि कितनी कीमतें बढ़ गई हैं। अब अगले उसमें हम डिस्कस करेंगे ना पंजाब में किधर गई हैं दवाइयाँ, उसका भी तो पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, इखलाकियात का दर्स जो है ना वो पहले घर से शुरू होता है कि मैं अपने आप को दुरुस्त करूँ, अपने इर्द गिर्द कोई हुकूमत रहे ना रहे, जो अच्छे लोग हैं वो रहेंगे, जिन पर करप्शन के इल्ज़ाम हैं पहले जाएं, क्लियर होके आएँ फिर आएँ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ये करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से वो ऐसा नहीं कर रहे। उनके सामने 2 ही फैमिली हैं जिनका वो हर जगह जिक्र करते हैं और हर जगह उनकी वो बात करते हैं। आज आप शफाफ इलेक्शन करा लें, देख लें जो पब्लिक इनकी प्राइम मिनिस्टर की 3 साल की तो कोई तकरीरों का जो है वो असर लेती है। आप देखें पंजाब में भारी अक्सरियत से कौन जीतता है?
यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून की हमने सूरत हाल देखी है अभी। इस तरह नहीं होता ज़िमनी इलेक्शंस में कहीं इखलाकियात पर आप भी तो अमल दरामद करें ना, आप भी तो उन लोगों को निकालें जो ये आपके करीब थे, उन पर कोई एक्शन करें, को 2-4 को पकड़ें, ताकि पता चले जी अब बिला इम्तियाज एहतसाब हो रहा है, लोग भी कहें जी बिल्कुल ठीक हो रहा है। करप्शन के खिलाफ है हर आदमी। नहीं, फिर तो सूरत हाल वही होगी ना। अपना करे तो ठीक है, दूसरा करे तो पकड़ लो और वो कर लो, और 2 साल खुर्शीद शाह साहब रहे हैं जेल में, ठीक है, उनके खिलाफ कोई रेफरेंस ही दायर नहीं हो सका। अच्छा, वो यकीनी तौर पर उसमें कोताही है मुतल्लिका इदारों की, यकीनी तौर पर उसे देखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम ये करें कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब बहरहाल चाहते हैं कि मुल्क में बेहतरी हो, वो ऑनेस्ट आदमी हैं, लेकिन इल्ज़ाम ज़ाहिर है यही है कि जो मुशीर हैं और वज़रा हैं वो इन्हीं में से लेने हैं, जिस करप्ट लाट की आप बात करते हैं या वो खुद भी करते रहे हैं। तो भुट्टो साहब की मिसाल हमारे सामने है, उस ज़माने में भी फिर उन तमाम जागीरदारों को साथ लेके चलना पड़ा, बावजूद इसके कि वो लैंड रिफॉर्म्स चाहते थे, और वही जागीरदार जो उनके साथ इलेक्टेबल्स थे वही बड़ी रेजिस्टेंस बनकर सामने आए थे। तो इस पर भी बात करते हैं, और 60 की दहाई का उन्होंने ज़रा जिक्र किया, इस पर भी मैं चाहूँगा कि कमेंट हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिक्र कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के विज़न के हवाले से जो उन्होंने आज एक तकरीब में उन्होंने ख़िताब करते हुए दिया है और फिर उसको दोहराया है। जातरीन साहब, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में अगर तेज़ी से तरक्की हुई है माशी तौर पर तो वो 60 की दहाई थी, और उसके बाद ज़ाहिर है फिर करप्शन की, इसका मतलब ये है कि करप्शन की सूरत हाल डेवलप होती गई। और मेरा सवाल आपसे यही था कि फिर अगर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म कुछ करना भी चाहते हैं तो फिर इलेक्टेबल्स भी तो मजबूरी होते हैं ना, वो फिर करप्ट आप एलीट की बात करते हैं, वो तो फिर साथ लेके चलना पड़ता है। अच्छा, एक दफ़ा मैंने एक जनरल मुशर्रफ के बहुत करीबी साथी से ये पूछा कि जनरल मुशर्रफ भुट्टो साहब के क्यों खिलाफ है, तो उसने बड़ा ज़ोर से कहका लगाया और उन्होंने कहा वो इसलिए खिलाफ है कि भुट्टो साहब के ज़माने में जनरल मुशर्रफ के बाप वो करप्शन केस में निकाला गया था। अच्छा, आपको याद होगा कि मैं तारीख़ी हवाले सिर्फ देता हूँ कि वो वाली बात थी, इसलिए। तो बात ये है कि इनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी कोई हो सकता है मसला हो जो उन्होंने बात की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने ठीक कहा, अयूब खान के दौर में जो बात हुई, जो इशारा आपने दिया वज़ीर-ए-आज़म का हो सकता है मसला, वो मसला भी शायद भुट्टो दौर में हो सकता है कोई। अच्छा। तो जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो बात की बिल्कुल ठीक कही। अयूब खान के दौर में 2 डैम बने हैं, तुरबेला और मंगला, ठीक है, ये हुई। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इस मुल्क में 26 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी बनी हैं, इस मुल्क में पासपोर्ट आम हुआ, इस मुल्क को शनाख्ती कार्ड दिया गया, और फिर लोगों में तालीम आम की गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ये बात काबिल इस मुल्क को आइन मिला। अब बहुत बड़ी बात आपने, आइन मिला इस मुल्क को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हम बहुत सारी बातें जो हैं वो मतलब बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। जो उन्होंने नेशनलाइज़ किए, स्कूल नेशनलाइज़, कॉलेज नेशनलाइज़ किए, फैक्ट्री नेशनलाइज़ की, इस पर बहस हो सकती है कि वो गलत किया था या सही था। एक तब्दीली दी। आज कोई डिपार्टमेंट आप उठा के देख लें, पता करें ये कब बना था, तो पता लगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया। कोई इस्लामाबाद में आप जितने डिपार्टमेंट OBI की बात कर लें, इसी तरह के दीगर कोई आप देख लें, आपको पतेगा। तो ये बात कहना कि सिर्फ अयूब खान के दौर में ये 60 के एम हुई है, ऐसी बात नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी बहुत तरक्की हुई है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे कि जनरल मुशर्रफ के दौर में क्या हुआ, फिर ज़िया-उल-हक़ के दौर में इस मुल्क की जो बुनियादें हिल के रह गई हैं उस दौर में क्या हुआ। ये मुल्क मजहबी बुनियादों पर, बिरादरी की बुनियादों पर, और पता नहीं कौन कौन सी बुनियादों पर लोग तकसीम हुए। तो ये कल्चर, हीरोइन कल्चर, ये सारी बातें की जाती हैं, ओपन सीक्रेट्स हैं। लेकिन ये वो कभी नहीं कहेंगे। जनरल हमीद गुल के वो मतलब जनरल हमीद गुल तो उनके मेंटोर रहे हैं। जनरल हमीद गुल की वो कभी बात नहीं करेंगे कि वो अफ़गानिस्तान में क्या करना चाहते थे, अफ़गानिस्तान को क्या सूबा बनाना चाहते थे, जिसकी सज़ा हम आज तक भुगत रहे हैं। ये कमर जावेद बाजवा साहब ने जो है एक रद्दल फसाद किया, मतलब उसके बाद जंग पूरी हमने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी, ये उसी का रिएक्शन था ना। बिल्कुल ठीक है, भी प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए। सिर्फ एक दरमियान में अपनी मर्जी की पसंद की चीज़ काट के कह देना ये इस तरह, ऐसा नहीं होता। लेकिन नहीं, तारीख को नकी साहब आप अपनी मर्जी से नहीं देख सकते। लेकिन ये तारीख में जो वाक़यात होते हैं उन्हें आप खुरच नहीं सकते। यकीनन आप ये जुमला कहते हैं, ये वाकई ये बिल्कुल 100% एग्रीड। लेकिन बात ये है कि अयूब खान के दौर की जब हम बात करते हैं,
60 की दहाई की जिसका हवाला वज़ीर आज़म दे रहे हैं, उसमें जब हम मुआशी तरक्की की रफ्तार देखते हैं, ग्राफ्स देखते हैं, तो यकीनी तौर पर वो बहुत ऊपर गए हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ मुआशी तरक्की की रफ्तार में इजाफा हुआ है। अब ये एक अलग बात है कि उसके बाद दीगर अदवार में ऐसा क्यों नहीं हुआ और उस वक्त क्यों हुआ, वो रीजंस देखने की ज़रूरत है। ये वो साल थे। मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, फिर मैं इस पर नहीं बोलूँगा, आप बोलिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अगर 1947 में मुल्क मिल जाता तो उन्होंने कहना था अंग्रेज़ ये सारा कुछ कर गए हैं, अंग्रेज़ ये। बाबा आपको मिले हुए इस मुल्क को 3 साल हो गए हैं ना, आप 60 में जो कुछ हुआ ठीक है, रिकॉर्ड पर है, 70 में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड पर है, 80 में जो कुछ हुआ रिकॉर्ड पर है, आप भी तो कुछ करें। हमेशा तारीख में उन लोगों के नाम रहते हैं जिन्होंने कुछ किया हो। कुछ तो है कि आज 40 साल बाद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी इक़्तिदार में है, अभी भी सिंध में इक़्तिदार में है ना वो जी, उनके लोग भी कौमी असम्बली में भी हैं, सेनेट में भी उनके लोग मौजूद हैं। कुछ तो किया ना उसने ऐसा जादू, तो कुछ ना कुछ आप करें। अब ये कहना है कि 60 में तरक्की थी या उसके बाद तरक्की नहीं हुई या अखलाकियात, इससे काम नहीं चलेगा। आप लोगों को, मजदूर आदमी जो मेहनत कश है, जो एक बेचारा हारी है, वो तो ये देखता है कि शाम को उसके बच्चों को रोटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसके लिए वर्ल्ड बैंक, IMF और मूडीज और ये दूसरे इदारों की तो फिगर्स कोई अहमियत नहीं रखती। यही बात उसके लिए अपने घर की अहमियत रखते हैं। उसका चूल्हा जल रहा है कि नहीं, यही बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप मुआशी तरक्की की 60 का कंपैरिजन करते हैं दीगर अदवार के साथ, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि वो क्यों हुई। उस वक्त डॉलर्स की बरसात नहीं हुई थी, उस वक्त सीटो सेंटो नहीं हुआ था, क्या हमने अमेरिका के साथ मुआहदे नहीं किए थे, उन्होंने हमारी झोलियां नहीं भर दी थी उस वक्त जब अगेंस्ट रशिया हम गए थे और जो सूरत हाल डेवलप हुई थी। एक तरफ आप कहते हैं हम कशकोल नहीं लेके जाएंगे, कशकोल तोड़ देंगे, हमें कर्जों ने डबो दिया, और अमेरिका के हवाले से आप अक्सर ये बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। दूसरी जानिब आप उस मुआशी तरक्की की रफ्तार का तो हवाला देते हैं, उसकी वजूहात आप नहीं बयान करते, उन वजूहात के आप खिलाफ हैं। तो ये मैं अर्ज करना चाह रहा था कि फिर वो सारी सूरत हाल को देखना पड़ेगा। अपनी मर्जी का सच है जी इस मुल्क में। बिल्कुल सही है। तो अच्छा, थोड़ा सा आगे ये तो खैर जो सूरत हाल थी, खुदा करे का बेहतरी की जानिब गामजन हो। हमारी अपोजिशन क्या कर रही है सजाद तरीन साहब? अपोजिशन का एक बड़ा बुनियादी किरदार होता है कि वो जिस आवाम की आप दुहाई दे रहे हैं कि उनको महंगाई से निजात दिलाई जाए, उनके चूल्हे जलने चाहिए, सूरत हाल बहुत अबतर है, तो उसमें अपोजिशन आज हमने बड़ा क्या मंजर देखा है सर हमने। मुझे तो नहीं समझ आ रही पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है। क़यादत बैठती है लाहौर में, मियाँ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और पूरी कमेटी, वो फैसला करते हैं कि हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, और कायरा साहब जो हैं वो लाहौर में ख़ताब करते हैं और वो कहते हैं कि जनाब अगर मुस्लिम लीग नून मुखलिस है अपने नारे के साथ तो वो बैकडोर राब्ते बंद करें, मुस्लिम लीग नून ने पहले गद्दारियाँ की हैं। तो ये बैक वक्त दो बयानिए क्यों चल रहे हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि दो बयानी नहीं है, बयानियाँ एक ही है। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, उसमें लोग जो हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहते हैं। कायरा साहब ने पंजाब में पॉलिटिक्स करनी है और उन्होंने फेस करना है नून लीग को, वो अपने अंदाज से बात कर रहे हैं। लेकिन जब पार्टी की लीडरशिप, पार्टी की पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कोई फैसला कर लेती है तो सारे उसके कारबंद होते हैं। बाकी पॉइंट ऑफ व्यू अपना अपना होना चाहिए। कायरा साहब ने ये जो बातें की हैं ये भी ठीक हैं कि भाई अगर आपने वोट को इज्जत देकर नारे लगाने हैं, फिर रात की तारीखी में जो है ये कहीं मुलाकातें ना करें, वो फिर आ जाएँ, साथ मिल जाएँ, क्योंकि इनका तो कोई पता नहीं होता ना किस वक्त उधर हो जाएं, किस वक्त उधर हो जाएं। पीपल्स पार्टी को माजी का तजर्बा भी है इनका कि ये किस तरह मतलब चीज़ें तय मैनेज कर लेते हैं सारी, तो ये कायरा साहब ने उनकी निशानदही की है। बाकी थोड़ा सा अगर थोड़ा इजाज़त दें तो कायरा साहब की मेरे ख्याल में ज़रा गुफ्तगू सुन लें कि उन्होंने कहा क्या है। जी प्रोफेसर सुनाइएगा, आज कायरा साहब क्या कह रहे हैं? हम जब नए इंतखाब की तरफ चलने की बात करते हैं तो हमारे साथी जो हैं साबिक हुक्मरान मुस्लिम लीग के लीडर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे। हमने इस मुल्क के शहरियों को यानी वोटर को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले थे। आप तो हमेशा उसके खिलाफ रहे। आज आप वोट को इज्जत दो की बातें कर रहे हैं। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलिस हैं तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं। आपके अंदर जो दो बयानिए चल रहे हैं उसको तो एक पेज पे ले आएं, अपनी जमात को तो अपने नजरिए से कायल कर लें।
कायरा साहब बरस पड़े हैं नून लीग पर, वो उनके 2 बयानियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दूसरे बयानिए के अगर आप खिलाफ हैं तो आप उस दूसरे बयानिए के जो तर्जुमान है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ आपकी क़यादत क्यों बैठी है? नहीं देखें, वो पार्लियामान में मौजूद है ना, पार्लियामान की सियासत ज़रा मुख्तलिफ है, बाहर सियासत मुख्तलिफ है। और कायरा साहब जो बात जिस जगह पे बात कर रहे हैं वहाँ इलेक्शन है लाहौर में, और वो मुस्लिम लीग के खिलाफ उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया हुआ है, तो उन्होंने तो फिर ये बातें करनी। तो ये कैंपेन की तकरीर इसको समझा जाए। इसको वो आपने देखा होगा, इसमें मुस्लिम लीग की जानिब से कोई बड़ा रिएक्शन भी नहीं आया। जो बात उन्होंने की बस ठीक है, वो उनका राइट है, वो करते रहें। लेकिन जो फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव करेगी या पार्टी चेयरमैन बिलावल करेंगे, वो सबको कबूल होगा। आप जो ज़ेरे लब जिस बात पे मुस्कुराए हैं, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि ये क्या वजह है कि सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ उसके बाद अपोजिशन को ज़्यादा मेरे ख्याल में मुतहर्रिक हो गई है, एक्टिव हो गई है। मैं इसका जवाब आपसे ज़रा डिटेल में चाहूँगा, और कुछ सवालात इन रिस्पॉन्स टू कमर ज़मान कायरा हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने उठाए हैं, उस पर भी मैं चाहूँगा कि ज़रा बात हो जाए। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात कर रहे हैं हम इस वक्त अपोजिशन की जो इस वक्त सूरत हाल है और जो हमें मंजरनामा देखने में मिला है। छात्री साहब, ब्रेक से पहले आप बात करना चाह रहे थे कि अपोजिशन के ज़ाहिर है 2 बयानियों की बात तो कायरा साहब कर रहे हैं, लेकिन ख़ुद ज़ाहिर है नून लीग का हवाला दे रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें सूरत हाल कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। दूसरा, इस वक्त जो सिचुएशन है कि एकदम हम देख रहे हैं कि वही सवाल जो ब्रेक से पहले आपने खुद ही उठाया, बल्कि आप समझ गए थे कि क्यों एक्टिव हुई है एकदम अपोजिशन, क्यों एक प्लेटफॉर्म पर ये इकट्ठे होने जा रहे हैं? देखें, बात ये है कि ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अपोजिशन में बहुत ज़ीरक लोग हैं, वो जानते हैं चीज़ों को, और जब हुकूमत की जानिब से DGI-SI के तैनाती में जो नोटिफिकेशन था उसमें जो 20-22 दिन की ताख़ीर की गई, उससे अपोजिशन ने ये समझ लिया है कि जो एक पेज के नारे लगाए जाते थे वो अब दुरुस्त नहीं हैं और चीज़ों एक पेज पर नहीं हैं। तो अब अगर हम कोई इक़दाम करेंगे तो हमें उस तरह की सूरत हाल पेश नहीं होगी जैसे कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद पे हुआ था। ठीक है। तो ये जो हालात और वाक़यात को देखकर अब पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत आपको पता है माजी में बहुत इत्तेहादों की पॉलिटिक्स करती रही है, हुकूमत में भी इत्तेहादों के साथ चलते रहे हैं, अपोजिशन में भी उनको बहुत तजर्बा है, हालात का भी तजर्बा है। तो उन्होंने हालात देख कर ये सारी चीज़ें देख के मुतहर्रिक हुई अपोजिशन, और अब अपोजिशन जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है। आप देखिएगा, ये कायरा साहब की बातें भी ठीक हैं, वो एक तरफ करते रहेंगे, लेकिन आप देखिएगा कि अपोजिशन अब हुकूमत और प्रेशर बढ़ाएगी, और एक वो दिन अब करीब आने वाले हैं जब वो पीपल्स पार्टी वाले जो कहते थे कि अदम एतमाद लें और अदम पेश करें, और उस वक्त नून लीग वो दिन करीब हैं कि अब पीपल्स पार्टी की जो साबका चीज़ें थी, जो साबका फार्मूले थे, ये साबका प्रोग्राम थे, उस पर मेरे ख्याल नून लीग जो है मुत्तफिक होने जा रही है। फिर मौलाना साहब भी हो जाएंगे। अब्दुल्ला साहब ने बड़ा गुस्सा किया है वैसे आज कायरा साहब पे, उन्होंने कहा है आप ये बातें कर रहे हैं, आपने तो हमारे गफूर अदरी साहब को हरवा दिया, आपने तो पीठ पे छुरा घोंपा। वो उन्होंने जो बातें की वो भी बिल्कुल दुरुस्त की उन्होंने, और रिएक्शन उनका बनता था उन्होंने दिया। लेकिन आपने देखा होगा मेन पार्टी मुस्लिम लीग नून है PDM में, और नून लीग पर डायरेक्ट अटैक किया है, तनकीद की है कायरा साहब ने। नून लीग की तरफ से उस तरह उनको सख्त जवाब नहीं दिया गया। तो इसका मतलब मुस्लिम लीग जो है उनको वो समझ गए हैं कि हालात लेके आगे की तरफ बढ़ा जाए, और इस हुकूमत से किसी न किसी तरह इसके लिए कोई घेरा तंग किया जाए, ताकि आवाम की भी कोई मुश्किलात कम हो और उनकी अपनी भी कम हो। जो आए रोज़ नैप और ये सारे केसेस उन पर चल रहे हैं, ठीक है, चीज़ें और तरफ नहीं, ये बिल्कुल हमारे प्रोग्राम के दौरान ही ये खबर सामने आई है कि दस्तूर तरमीमी बिल जो है वो नून लीग लाई है, और उसमें हुकूमत को अददी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ये तो एक मेरे ख्याल में एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि कौमी असम्बली में अपोजिशन जो है वो अपने बिल लाने में भी कामयाब हुई है और अददी अक्सरियत भी ले गई है। नहीं, देखें, जो हुकूमत है ना उसका मसला ये है कि पिछले कई दिनों से आप देखें, बल्कि पिछले 2-3 दिन पहले तो कोरम 3 दफ़ा जो है वो पॉइंट आउट हुआ, और तीनों दफ़ा ही पूरा नहीं था। अच्छा। तो हुकूमत जो है वो हुकूमती लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं, हुकूमत के साथ नहीं है। बहुत सारे तो मेरे इल्म में हैं, अब मैं उनका नाम ऑन एयर कहना नहीं चाहता, जो मुस्लिम लीग के राब्ते में हैं और अगले इलेक्शन के लिए उनसे टिकट भी मांग रहे हैं। अच्छा। ये अब हुकूमत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी से बिल्कुल खुश नहीं हैं, हुकूमती पॉलिसियों पर अपने निजी महफिल में बहुत तनकीद करते हैं, और जब कोई इजलास होता है वो आते ही नहीं है कौमी असम्बली में, कौमी असम्बली के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, लेकिन उसमें वो नहीं, हाल में नहीं आते, और वो कोरम पूरा नहीं होता। यही वो वजह है कोरम पूरा ना होने की। और आज जो अपोजिशन अददी एतबार से कामयाब
हुई है, ये वो आप समझें रास्ता है अब इकट्ठा होना और आगे की तरफ बढ़ने का। हम डेंगू पे भी बात करना चाह रहे थे, पंजाब में अद्वियात नायाब हुई लेकिन वक्त नहीं रहा, दरमियान में कुछ हम न्यूज़ भी आ गई हैं, तो आइंदा रोज़ इस पर हम बात करेंगे। इसी के साथ ही एतजाज़ नकीर सजातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।